नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ दिस केस सिनेरियोज। आज हम केस सिनेरियो नंबर 15 और 16 दो केस सिनेरियो सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप बच्चों के साथ में ये केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूँ पहली बार। जब मैं आप बच्चों के साथ में ये सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे मेरे सीए फाइनल के दिन याद आ गए। जब मैंने सीए फाइनल की थी तब उस टाइम पे पहली बार केस सिनेरियोज, केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस, बेस्ड एमसीक्यू लॉन्च किए थे आईसीआई ने अपने सिलेबस के अंदर। और हम बहुत ऐसे केस सिनेरियोज, केस स्टडी डेली सोल्व किया करते थे। ऑफिस में बैठ के आर्टिकलशिप के टाइम पे हम ऐसे केस सिनेरियो सोल्व करते थे, आपस में बातें करते थे, पूछते थे। मुझे वो दिन याद आ गए। आई होप कि आप लोगों को मेरे साथ ये सोल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। जो भी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है बच्चा, मुझे आप बच्चों से उम्मीद है कि आप बच्चे ये लेक्चर जब देख रहे हो तब उस टाइम पे आप बच्चे एक पेपर और पेन दोनों चीज़ें लेके बैठे हो और मेरे साथ साथ आप लोग सोल्व कर रहे हो। ठीक है बच्चा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ सुनिएगा, ध्यान से। Ecotech Solutions Private Limited is engaged in manufacturing and supply of energy products and solutions across multiple states in India. सर, इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस देती है अक्रॉस इंडिया। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स सोलर पैनल्स एंड ऑल्सो इम्पोर्ट सर्टेन कैटेगरी ऑफ सोलर पैनल्स एज पर कस्टमर ऑर्डर्स। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक इम्पोर्ट करते हैं सोलर पैनल्स का। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट। सर, ये इंस्टॉलेशन सर्विस भी देते हैं और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, यानी कि सर्विस देते हैं। द कंपनी रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट फॉर अ बल्क ऑर्डर ऑफ गुड्स in March 2024 but the delivery was completed in May 2024। कंपनी को एडवांस मिला है पैसे मार्च 2024 में, लेकिन जो डिलीवरी कंप्लीट हुई है वो मई 2024 में हुई है। द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव बाय द कंपनी वॉज 1 करोड़। तो पक्का पक्का इसका टॉस पूछेगा, इसका टॉस पूछेगा ये। और आपको पता होगा गुड्स के केस में जो टॉस होता है वो कब आता है बेटा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ आप या तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस होती है जब डिलीवरी की गई हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा मई 2024, मई 2024। ठीक है बच्चा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 द कंपनी सोल्ड गुड वर्थ ₹5 करोड़ एंड प्रोवाइडेड सर्विसेज अमाउंटिंग टू ₹1 करोड़ टू इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया। सर, कंपनी ने मार्च के महीने में 5 करोड़ के तो गुड्स बेचे हैं और 1 करोड़ रुपए का कस्टमर को सर्विस दी है। द गुड्स वर्थ ₹1 करोड़ सोल्ड अंडर मल्टीपल इनवॉइसेस were returned by the customer due to defective quality in the month of March 2024 which was originally sold by the company in January 2024। सर, जनवरी 2024 में कंपनी ने कुछ गुड्स बेचे थे जो कि मार्च 2024 में रिटर्न कर दिए गए 1 करोड़ रुपए के। द कंपनी इशूड जीएसटी क्रेडिट नोट अगेंस्ट द रिटर्न सप्लाई ऑफ मार्च 2024। ठीक है। द कंपनी इंकर्ड 5 लाख रुपीज, द कंपनी इंकर्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन द रिपेयर्स ऑफ द रिटर्न गुड्स टू मेक देम रीसेलेबल इन द मार्केट टू द कस्टमर अदर देन ए रिलेटेड पार्टी। जो कंपनी को 1 करोड़ रुपए के गुड्स वापिस आए थे उसके ऊपर 5 लाख रुपए का खर्चा करके उनको रीसेलेबल बनाया गया। फर्दर द कस्टमर who returned the goods issued an invoice to the Gujarat unit of the company of 1 lakh rupees for the expenses related to return of goods। सर, जिन्होंने कंपनी को गुड्स रिटर्न किया उन्होंने 1 लाख रुपए का खर्चा भी क्लेम किया कि आप लोगों की वजह से हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, वो भी कंपनी देगी। ठीक है बच्चा। द गुड्स वर इनिशियली सोल्ड बाय द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी बट द सेम वॉज रिटर्न टू द महाराष्ट्र यूनिट ऑफ द कंपनी। जो गुड्स बेचे गए थे जनवरी महीने में वो गुजरात यूनिट ने बेचे थे, लेकिन वो वापस हुए हैं महाराष्ट्र यूनिट को। एंड सब्सिक्वेंटली मूव्ड बाय द कंपनी ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट टू इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑन द बोथ स्टेट। अलग अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है बच्चा। अब हमें आंसर करना है। सबसे पहले व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू एडवांस। मैंने आपको बोला था मई महीना होगा, तो सर द टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो सर यहाँ पे बी आंसर आएगा, यानी कि जब आपका सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई आया, टोस आया गुड्स का, उसी टाइम पे आपका जीएसटी पेबल होगा। तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए बी, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए बी, टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर, फिर है सेकेंड का क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू बी। सर, जीएसटीआर 1 में टोटल सप्लाई कितनी दिखाई जाएगी?
5 करोड़ के गुड्स बेचे, 1 करोड़ की सर्विस बेची, 1 करोड़ के गुड्स वापस हो गए, तो 5 करोड़ आपकी सप्लाई होगी। GSTR 1 में जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी 5 करोड़। सेकंड का आंसर होगा बी, सेकंड का आंसर होगा बेटा बी, 5 करोड़। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू रिटर्न गुड ऑफ वैल्यू 1 करोड़। जो 1 करोड़ रुपए की गुड्स रिटर्न आए थे उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इश्यू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइस। द कंपनी हैज टू मैंडेटरली इश्यू सेपरेट क्रेडिट नोट अगेंस्ट ईच इनवॉइस, नॉट नेसेसरी। द कंपनी कैन नॉट इशू द क्रेडिट नोट, बिल्कुल गलत है। द कंपनी कैन ओनली इशू ए कमर्शियल क्रेडिट नोट, बिल्कुल गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर होगा कि कंपनी अगर चाहे तो मल्टीपल इनवॉइस का एक सिंगल क्रेडिट नोट भी इशू कर सकती है, डेफिनेटली प्रोवाइडेड वो सेम रेसिपिएंट सा होना चाहिए। तो द सर कंपनी कैन इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। ठीक है, चलिए जी, फोर्थ का क्या क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द कस्टमर अदर देन द रिलेटेड पार्टी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन सच गुड्स अंडर GST शैल बी। अगर वो जो रिटर्न आए थे गुड्स 1 करोड़ के, वो आपने अदर देन रिलेटेड पार्टी को बेचे, तो आपका वैल्यू क्या होगा? इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जरूरी थोड़ा है, जरूरी थोड़ी ना है, हम कितने में भी बेच सकते हैं। इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस कॉस्ट इंकर्ड, ये भी जरूरी नहीं है बेटा। 110% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस कॉस्ट इंकर्ड, ये भी जरूरी नहीं है बेटा। ट्रांजेक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 15(2)। सर ट्रांजेक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन्ड अंडर 15(2). सर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे आप बेच सकते हो, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। बेटा अब कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के ये सोच रहे होंगे कि सर ये पूछा ही क्यों, वाई? इस क्वेश्चन नंबर 4 को पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी फालतू की बात पूछी ICAI ने कि अगर हमने जो गुड्स रिटर्न आए थे उन पे कुछ काम किया और उसको अदर देन रिलेटेड पार्टी को बेच दिया, तो क्या आंसर होगा? बेटा इसका रेलिवेंस आपको पता चलेगा CA फाइनल में। CA फाइनल में आपको रूल पढ़ाए जाएंगे और रूल्स के अंदर इसका रेलिवेंस आपको समझ आएगा इस सेंटेंस का अंदर। मैं केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसका ये जो क्वेश्चन पूछा है ना ICAI ने, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की जगह रिलेटेड पार्टी कर देता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता। वो तो बढ़िया है कि अदर देन रिलेटेड पार्टी है, तो फोर्थ का आंसर होगा बेटा डी, ट्रांजेक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन्ड अंडर 15(2). सर CA इंटर में आपके केवल इतना ही आपको पता है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। और आपको लग रहा होगा कि क्या फालतू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसका रेलेवेंस CA फाइनल में समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन रिलेशन टू इनवॉइस ऑफ 1 लाख इशूड बाय द कस्टमर फॉर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रिटर्न गुड्स। जो हमारे कस्टमर ने हमें इनवॉइस दिया, क्यों? क्योंकि उनका खर्चा लगा, तो वो उस 1 लाख का क्या होगा? द कंपनी शैल बी एलिजिबल टू क्लेम ITC, बिल्कुल कंपनी ITC क्लेम कर सकती है। द कंपनी शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम ITC, गलत स्टेटमेंट है। द कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू क्लेम ITC इन एक्सेस ऑफ 50%, गलत स्टेटमेंट है। कंपनी शैल बी अलाउड टू क्लेम ITC ओनली इफ इट हैज़ नॉट इशूड ए क्रेडिट नोट, ये भी गलत है। तो सर आंसर होगा फिफ्थ का ए, फिफ्थ का आंसर होना चाहिए ए, द कंपनी शैल बी एलिजिबल टू क्लेम ITC। लास्ट क्वेश्चन, while moving the goods from Maharashtra unit to Gujarat unit, the goods shall be accompanied by original invoice issued by the returning customer, invoice by Maharashtra unit to Gujarat unit। सर क्योंकि महाराष्ट्र यूनिट और गुजरात यूनिट डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसलिए आंसर सी होगा, इनवॉइस इशू की जाएगी, इनवॉइस इशू की जाएगी बाय महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट। ठीक है बच्चा, चलिए जी आगे चलते हैं केस स्टडी। अगर आपको ये केस स्टडी नंबर 15 अच्छी लगी हो, अच्छी केस स्टडी थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हमने DT GST कंप्लीट केस स्टडी इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। आगे चलते हैं बच्चा, केस सिनेरियो नंबर 16 क्या बोलता है? मैसर्स माही एंड कंपनी एक LLP है, रजिस्टर्ड अंडर GST, इज इंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। माही एंड कंपनी है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज्ड है। इट प्रोवाइडेड GTA सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST
फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। जो माही एंड कंपनी है उन्होंने जीटीए सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। माही एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी। माही एंड कंपनी ने ऐसा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है जीएसटी पे करने का, यानी कि बेटा इन्होंने 5% विदाउट आईटीसी विदाउट फॉरवर्ड चार्ज यानी 5% आरसीएम का ऑप्शन चूज किया है। यहाँ पे बेटा मुझे ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में इतना प्यारा सेंटेंस लगा ये, इसका मैं रेलिवेंस आपको बताता हूँ। अगर आपको ये रेलिवेंस समझ आए तो तालियां बजती रहनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे 99% बच्चे ऐसे होंगे जो अभी चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर ये तो एग्जेम्प्ट है, सर ये तो एग्जेम्प्ट है, सर ये तो एग्जेम्प्ट है, आपके नोट्स में कवर है सर, ये तो एग्जेम्प्ट है। नहीं बेटा, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो एग्जेम्प्ट केवल तब होगा जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड हो और आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन बच्चा यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। इसका मतलब ये रजिस्टर्ड सप्लायर की डेफिनेशन में आएगा, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, और यहाँ पे बेटा आरसीएम लगेगा और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको आरसीएम के अंदर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है बेटा, ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आगे चलते हैं। द फर्म प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू द स्टूडेंट मिस्टर पवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो फर्म है उन्होंने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देने का भी सप्लाई किया है टू मिस्टर पवन, जो कि एक स्टूडेंट है और अनरजिस्टर्ड है। बेटा यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट तक ये एग्जेम्प्ट होता था। आप बच्चों को याद होगा कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो वो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन इस अटेम्प्ट में एक अमेंडमेंट आ गया है स्टूडेंट अकोमोडेशन। अगर आपने स्टूडेंट्स को या पीजी वगैरह की सर्विस दी तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एक नई एंट्री आई है 12AB जो ये बोलती है कि एग्जेम्प्ट केवल एक केस में होगा जब मंथली रेंट 20,000 या उससे कम हो एंड जो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज का कम से कम स्टे हो। अब यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें नहीं बोली हैं तो मैं इसको टैक्सेबल बना दूंगा क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है बेटा, ये अमेंडमेंट है। सर अमेंडमेंट कब आया था, हमें तो पता ही नहीं चला सर। तो मैं आप बच्चों को एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे अमेंडमेंट की वीडियो भी मिल जाने वाली है। जीएसटी के कंप्लीट अमेंडमेंट्स इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लेना। तो सर ये अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट के बाद में बेटा जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जो कि स्टूडेंट है, मेन चीज़ है स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं बच्चा। मेसेस माही एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयर हाउस टू मिस्टर शंकर, वो इन टर्न लेट आउट टू एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर माही एंड कंपनी ने शंकर को दिया, शंकर ने वो वेयर हाउस दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्रीकल्चरिस्ट को। तो सर माही एंड कंपनी ने जो शंकर को वेयर हाउस दिया वो तो टैक्सेबल होगा, और शंकर ने जो एग्रीकल्चरिस्ट को दिया वो एग्जेम्प्ट होगा। द फर्म ऑल्सो अंडरटेक्स कैटरिंग सर्विस टू विश्वास आंगनवाड़ी। सर विश्वास आंगनवाड़ी को कैटरिंग सर्विस भी दी है। दी आंगनवाड़ी हैज़ रिसीव्ड द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आंगनवाड़ी को गवर्नमेंट ने फंड किया है तो ये सर्विस बेटा एग्जेम्प्ट होगी। जो आपने कैटरिंग को सर्विस दी है विश्वास आंगनवाड़ी को वो एग्जेम्प्ट होगी। द फर्म परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने में फर्म ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं। कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 परचेज्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल इंक्लूडिंग जीएसटी देयर ऑन। सर 45,000 रुपये का कैपिटल गुड्स परचेज किया है जिसके ऊपर जीएसटी के ऊपर भी आप लोगों ने आईटीसी ले लिया, तो सर इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। रॉ मटेरियल परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चालान इज अवेलेबल। इसका आईटीसी भी अलाउ नहीं होगा। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ाई की है उन लोगों को याद होगा कि हमने 16(2) में ये पढ़ा था कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में हमने ये पढ़ा था कि चालान इज नॉट ए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इनवॉइस होना चाहिए, रिवाइज इनवॉइस होना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट नोट भी हो सकता है, डेबिट नोट, सॉरी नॉट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हो सकता है, लेकिन डिलीवरी चालान इज नॉट ए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, इसलिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द फर्म इज 20,000 फॉर आईजीएसटी, 10,000 फॉर सीजीएसटी, 10,000 फॉर एसजीएसटी। सर आपको 3 आउटपुट लाइबिलिटी दी हुई है। द फॉलोइंग क्रेडिट्स आर अवेलेबल। आईजीएसटी का 8,000, सीजीएसटी का 12,000 और एसजीएसटी का 5,000। एक काम करते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेटा रूल लगेगा
CU। सबसे पहले IGST को हमें नलीफाई करना है, तो IGST 8,000 रुपये है, वो बेटा 8,000 रुपये 12 से सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसकी टेबल बनती है बेटा, टेबल कैसे बनती है, टेबल ऐसे बनती है। सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट, आउटपुट में लिखा 20,000, 10,000, 10,000। इसके बाद लिखते हैं इनपुट, इनपुट में सबसे पहले लिखते हैं आई में 8,000 यहाँ से माइनस हो गया। फिर लिखते हैं सी है बेटा 12,000, तो 12,000 में से 10,000 यहाँ गया, 2,000 यहाँ गया, ठीक है। इसके बाद है एस 5,000 है, तो 5,000 यहाँ गया, ठीक है बच्चा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। सर क्या आंसर आ गया, 10,000 तो आपका IGST कैश में देना है और 5,000 आपका SGST कैश में देना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर GTA सर्विस गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे अंडर RCM, बिल्कुल सही बात है। फॉर रेंटिंग सर्विस पवन इज लाइबल टू पे GST अंडर RCM। सर पवन मतलब स्टूडेंट, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, RCM नहीं लगेगा। फॉर GTA सर्विस माही एंड कंपनी इज लाइबल टू पे अंडर FCM, बिल्कुल गलत है। फॉर रेंटिंग सर्विस माही एंड कंपनी इज लाइबल टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो सर फर्स्ट और फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ इज करेक्ट। फर्स्ट का आंसर होगा C, पहले का आंसर होना चाहिए C। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि GTA के केस में RCM लगेगा, गवर्नमेंट एजेंसी देगी, एंड रेंटिंग के सर्विस में FCM लगेगा, माही एंड कंपनी GST पे करेगी। Which of the following options is correct in respect of GTA service provided to the government department? सर GTA सर्विस 12%, 12% तो बिल्कुल भी सही नहीं है। GTA सर्विस इज टैक्सेबल एट 5% विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग दी ITC। सर GTA सर्विस इज टैक्सेबल एट 5% बट ITC शैल नॉट बी अलाउड टू GTA। सर GTA सर्विस जो है वो 5% पे टैक्स होगी, एंड जो GTA ने इनपुट लिया होगा उसका ITC नहीं मिलेगा। तो सेकंड का आंसर होगा D, सेकंड का आंसर होगा D। सर GTA 5% में टैक्स होगा और GTA को ITC अपने जो उन्होंने गुड्स खरीदे होंगे उसका ITC नहीं मिलेगा। सर इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज एग्जेम्प्ट, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, टैक्सेबल है बेटा। कैटरिंग सर्विस टू विश्वास है, ये विशेष नहीं है, विश्वास। कैटरिंग सर्विस टू विश्वास आंगनवाड़ी इज एग्जेम्प्ट, बिल्कुल सही है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज नॉट एग्जेम्प्ट, बिल्कुल सही है। कैटरिंग सर्विस टू विश्वास आंगनवाड़ी इज नॉट एग्जेम्प्ट, गलत है। तो सर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड आर करेक्ट, डी आंसर होगा थर्ड में, थर्ड में आंसर होगा डी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि सर एक तो क्या बोला मैंने, क्या बोला, एक तो कैटरिंग सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट है और जो आपकी वेयर हाउस की सर्विस है वो टैक्सेबल है। माही एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम ITC ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ वैल्यू, नील, किसी पे भी ITC अलाउड नहीं था, तो फोर्थ में आंसर होगा नील। सर 2 पॉइंट हमने पढ़े थे और दोनों में ITC अलाउड नहीं था। पहले पॉइंट में इसलिए अलाउड नहीं था क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, और दूसरे पॉइंट में इसलिए अलाउड नहीं था क्योंकि आपके पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस गुम हो गई। फिर है बेटा कंप्यूट द GST लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू बी पेड इन कैश प्रोवाइडेड दैट रूल 86B इज नॉट एप्लीकेबल। रूल 86B बोलता है कि अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% ऑफ द GST लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड इन कैश। अगर वो रूल को मैं इग्नोर कर दूं तो मेरा GST लाइबिलिटी कितना आएगा। तो सर IGST था 10,000, CGST नील और SGST 5,000, तो आंसर होगा ए। फिफ्थ में होगा बेटा ए आंसर, फिफ्थ में आंसर होगा ए। IGST 10,000, CGST नील और SGST 5,000, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूले को लगा के कर लिया था। आई होप आपको ये दोनों केस स्टडी समझ आई होगी, 15 और 16 नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अच्छा एक और बात, अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्टेड रहना है तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, आइए कनेक्ट कीजिए। हमसे कोई भी डाउट है वो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। जरूर 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 बच्चा कनेक्ट करना हमसे व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कंप्लीट DT और GST के केस सिनेरियोज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाने वाले हैं, जो कि एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हक से CA अब की बार आखिरी बार। थैंक यू वेरी मच।